अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। नाज़रीन, कल पीडीएम अपना तीसरा जलसा करने जा रही है। ये जलसा क्वेटा में मुनक़िद किया जाएगा और गालिब इम्कान यही है कि यहाँ पर भी हमें अच्छी खासी तादाद में पब्लिक नज़र आएगी। और पहले ही से पीडीएम की जानिब से ये कहा जा रहा है कि इस जलसे में ये जलसा कामयाब होगा और इसकी धाक पहले ही से बैठ चुकी है। बिलावल भुट्टो बनफ्से नफीस तो इसमें शामिल नहीं हो रहे, लेकिन वीडियो लिंक के जरिए खिताब करेंगे। कल मियां नवाज शरीफ एक और तकरीर करने जा रहे हैं। इस तकरीर का, इस जलसे का मजीद क्या असर होने जा रहा है? दोनों तरफ से हम देख रहे हैं कि जारहाना बयानबाजी उरूज पर है। हुकूमत भी अपनी बयानिया जो है उसको आगे बढ़ा रही है, जबकि अपोजिशन भी किसी तौर हल्का नहीं आ रही। और इस वक्त हमें देखना ये है कि ये सारा जो मामला आगे बढ़ता चला जा रहा है, मुज़ाकरात की मेज़ पर आने के लिए कोई तैयार दिखाई नहीं दे रहा। तो आखिर इस सारे क्राइसिस का हल निकलेगा कैसे और क्या अंजाम होगा? हर जगह हर बिसात पर अपने अपने खिलाड़ी तैनात कर दिए गए हैं, लेकिन अभी खेल बाकी है। नज़र लेंगे, जायज़ा लेंगे इस पर भी, और इसके साथ साथ थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो नज़र डालेंगे गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के हवाले से भी, जहां बिलावल भुट्टो ज़रदारी अपनी बहुत ही जानदार तहरीक चला रहे हैं। कैंपेन उनकी शुरू है और वहां पर किसका पलड़ा भारी है, कौन जीत सकता है, इस हवाले से भी आपके सामने तज्जिया रखेंगे। आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। और सियासी गर्मा गर्मी चूँकि उरूज पर है, लेकिन ऐसे में एक जो चीज़ नज़र आ रही है इमरान साहब, वो ये कि इमरान खान साहब ने जो कल इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने ये कहा है कि एनआरओ नहीं दूंगा, यानी मुज़ाकरात जो हैं वो किसी केसेस के हवाले से नहीं होंगे, लेकिन उसके अलावा जिस चीज़ पर चाहे अपोजिशन से बात करने के लिए तैयार हैं। बाकी वज़रा भी ऐसी ही बात करें। शेख साहब ने भी आज यही बात की है। इमरान साहब, आपको लगता है कि इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात की दावत देने में देर कर दी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, आप इसे देर के या जल्दी के, लेकिन आज मैं अपने हर दिल अजीज़ वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब को इस बात पे मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि चले देर आए दुरुस्त आए। बुनियादी तौर पे मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने या उनके देखा देखी कुछ वज़रा ने, शेख रशीद साहब ने या दूसरों ने, ये जो मुज़ाकरात की बात शुरू की है, तो इसको चाहे नाकदीन कुछ भी कहें, हम खुद बैठ के, मैं खुद यहाँ बैठ के तनकीद भी कर रहा होता हूँ, लेकिन मैं इस बात को ये समझता हूँ कि इस वक्त इस मुल्क को, इस कौम को इस रवैये की ज़रूरत है, क्योंकि जो हालात है मुल्क की, वो इस चीज़ का मुतहम्मिल नहीं हो सकते कि हम इसी कॉन्फ्रेंटेशन में रहे, इसी लड़ाई झगड़े में रहे। अब आप देखें कि अब अगर ये नाकदीन ये कहें या उनके मुखालफिन ये कहेंगे जी हुकूमत 2 जलसों से घबरा गई, ये तो भी कहते रहें। मुझे आप ये बताएं कि जलसों से, जुलूसों से या ऐसी चीज़ों से कभी कोई हुकूमतें भी जाती हैं? हुकूमतें ऐसी चीज़ों से नहीं जाती। हाँ, प्रेशर में ज़रूर आती हैं, दबाव में ज़रूर आती हैं, लेकिन आप क्या समझते हैं कि अगर इलेक्शन हो भी जाए, इसी इंटरव्यू में जैसे उन्होंने कहा था कि हम इलेक्शन की तरफ भी जा सकते हैं, तो क्या ये यकीनी है कि अपोजिशन ही हुकूमत में आएगी? हाँ। नहीं, इमरान खान साहब भी दोबारा हुकूमत में आ सकते हैं। अच्छा? फिर दूसरी बात यह कि अगर इमरान खान नहीं आते, हम फर्ज कर लेते हैं कि अपोजिशन हुकूमत में आ जाती है, तो क्या इमरान खान चैन से बैठने देंगे? फिर इमरान खान इसी तरह से एहतजाज शुरू कर देंगे, तो क्या यही अफरा तफरी रहेगी और हुकूमत अपोजिशन आपस में बस ये एहतजाज खेलते रहेंगे? इसलिए मैं समझता हूँ कि अपोजिशन को भी इस तजवीज़ को पॉजिटिवली लेना चाहिए, होश के नाखून लेने चाहिए और ये सोचना चाहिए कि अगर हुकूमत की तरफ से, इमरान खान साहब की तरफ से इस तरह की कोई बात की जा रही है, तो वो भी इस बात को टेबल पे बैठ के आए और इसको पॉजिटिव लेके पॉजिटिव ही इसका जवाब दें। हिलाली साहब, आपका क्या ख्याल है? अपोजिशन क्या मुज़ाकरात की इस ऑफर पर गौर करेगी? क्योंकि अब वो तो बाकायदा मैदान में आ चुके हैं। किस बात पे बात करेंगे? अगर अपोजिशन किस बात पे बात करेंगे? आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, ये इलेक्शंस पे भी कैसे बात हो सकती है? पहला तो अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए भाई। आपको तो पता होना चाहिए कौन इलेक्शन लड़ सकता है। जो केसेस अभी तक ख़त्म नहीं हुए हैं, जो केसेस आने वाले हैं, क्या आप इन सब को एक तरफ करके वो लोग जिनके खिलाफ बिल्कुल सही एविडेंस है उनको भी आप हिस्सा लेने देंगे? और फिर उसके बाद कहेंगे नहीं आप अब नहीं आ सकते इसलिए कि आपके खिलाफ एविडेंस है। इट डजंट वर्क लाइक दैट भाई। आपके पास एक एविडेंस है बड़े लोगों जो इलेक्शन लड़ने वाले पार्टी के लीडर्स हैं, वो ख़त्म करो, डे टू डे हियरिंग्स ख़त्म करो, डे एंड नाइट हियरिंग्स करो,
और उसके बाद जब केसेस ख़त्म हो जाएं, जब आपको पता चला है कि हो गया है, आप कहें फ़ौरन बिल्कुल इलेक्शंस पे बात करें। फिर तो इलेक्शंस होना ही है और होना चाहिए, इवन इफ हालांकि वो टर्म ना कंप्लीट हो, कोई बात नहीं। मैं सबसे ज़्यादा सपोर्ट करूंगा इलेक्शंस को, जैसे अकाउंटेबिलिटी ख़त्म हुआ, उस नॉट बिफोर दैट। लेकिन हिलाली साहब, अभी जो बातचीत करनी है वो इलेक्शंस की तारीख थोड़ी फिक्स करनी है, अभी तो टर्म्स एंड कंडीशंस तय करनी है, क्योंकि हमेशा हर इलेक्शन पे सवाल उठाए जाते हैं। तो ये इलेक्शन प्रोसेस को कैसे शफाफ बनाया जाए, इस पर अभी तो नेगोशिएशंस होनी है। तो इन चीज़ों पर तो बात शुरू की जा सकती है ना, जो गवर्नमेंट के वज़रा कह रहे हैं कि हम ऑफर कर रहे हैं। क्या रह गया है बात करने? क्या आप मुझे बताएं, क्या रह गया है बात करने? कि हमें नहीं पता कि साफ और शिफाफ इलेक्शंस कैसे कंडक्ट होते हैं। 71 में एक साफ और शिफाफ इलेक्शन हुआ था, 50 साल पहले हुआ था। हमें 50 साल पहले पता है कि किस किस्म के साफ और शिफाफ क्या होता है इलेक्शंस। बड़ा आसान है उस पर एग्री करना। बात असल ये है, लड़ेगा कौन? अच्छा, ये बहुत ज़रूरी है। अगर वो ठीक तरीके से पता चल जाए, साफ और शिफाफ कोई बात ही नहीं है। लेकिन 50 साल पहले भी हुआ सही है। लेकिन इमरान साहब, अभी माहौल लग नहीं रहा मुज़ाकरात वाला, दोनों तरफ से तो आग नहीं, बात सुने, गोले बरसाए जा रहे हैं। बात ये नहीं है जिस तरह से हिलाली साहब कह रहे हैं ना, बड़ी अच्छी बात है। आप देखें कि ये आइडियली तो ऐसा ही होना चाहिए कि जो चोर लुटेरे हैं उनको सजा होनी चाहिए, करप्ट लोगों को बिल्कुल इस प्रोसेस से आउट कर देना चाहिए। लेकिन हिलाली साहब की ख्वाहिशात पूरी करने में ना कम से कम अगले 15-20 साल तो लग जाएंगे। क्योंकि इस हुकूमत के बस में तो नहीं है कि ये चोरों से लूटी हुई दौलत वापस ला सके, उन पे जुर्म साबित कर सके। मेरी गुजारिश तो फैसले अदालतों ने करने हैं, लेकिन अदालतों में केस किसने इस बुनियादों पे पेश करना है, किसने लड़ना है? वो तो हुकूमत नहीं और हुकूमती इदारों नहीं लड़ना होता है ना। आप देखें, माजी में ये देखें ना, 2 साल से ज़्यादा तो हो गया, तो किसी से 1 रुपया तो हम वापस ला नहीं सके। इसलिए ये भी आपको देखना पड़ेगा कि हमारे यहाँ कानूनी पेचीदगियाँ इतनी ज़्यादा, और ख़ास तौर पे सिर्फ यही नहीं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में तो ये ज़्यादा है। अदरवाइज़ पूरी दुनिया में वाइट कॉलर क्राइम जो है उसको साबित करना इतना आसान काम नहीं होता। आपको ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। चीफ जस्टिस साहब ने अभी दोबारा से ये बात की है, जो पहले एहतसाब अदालतों की तादाद बढ़ाने की बात की थी, अभी आपने देखा होगा कि परसों फिर से इस बारे में एक रिमाइंडर गया है गवर्नमेंट को कि आप जल्दी एहतसाब अदालतें कायम करें और उसमें दिन रात की बुनियाद पर फैसले होने चाहिए। समीना, आप जितनी मर्जी अदालतें कायम कर लें, नई पुरानी अदालतों में से तो पहले फैसले करा दें, या तो शिफ्ट हो जाएगा ना बर्डन। भाई चले वहां से कुछ तो हो ना। या तो आप ये तो बताएं ना कि उन अदालतों में से कुछ केसेस में तो भाई ये बता दें कि 1000 केस था, इसमें से 10 के फैसले हो गए और ये टूटी हुई। तो ये नहीं आपको लग रहा कि क्लैरिटी नहीं आने वाली कि कौन लड़ेगा? मुझे नहीं ये लगता कि ये क्लैरिटी आए, और ना ये इस तरह से हो सकता है। तो ये कब तक चलेगा जलसे जुलूस का सिलसिला? नहीं, जलसे जुलूस का सिलसिला तो अब देखें, अपोजिशन तो इसको अब इलेक्शन तक लेके जाएगी। अच्छा, हालांकि इस वक्त में आप मेरी ये बात माने हिलाली साहब, आप भी नोट कर लें, अभी अपोजिशन भी नहीं ये चाहती कि फौरी इलेक्शन हो। अपोजिशन को भी इस बात का पता है कि कम से कम 1.5 से 2 साल लगेंगे इलेक्शन के लिए। वो टेम्पो एक बनाना चाह रहे हैं, वो अभी से एक माहौल बनाना चाह रहे हैं, इसीलिए वो बात के लिए भी इंटरेस्टेड नहीं। मैं सुनवा भी देती हूँ, मरियम नवाज ने क्या बात की है जी, बात करने के हवाले से जरा सुन लीजिए। क्या जो उनके ख्यालात बात करने के लिए आएंगी, सुन लीजिए। डायलॉग किसी ऐसी कुव्वत से होता है जिसके अंदर कुछ सेम्बलेंस ऑफ ओरिजिनलिटी हो, कोई कानून हो, इंसाफ हो। ऐसी हुकूमत को तो मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। आप डायलॉग की बात करते हैं, मैं उसको ना वजीर आजम मानती हूँ, ना मैं इस जाली हुकूमत को मानती हूँ, ना मैं इस किसी किस्म के सेटअप को मानती हूँ। आज भी उन्होंने ये बात की है, और इस बात के साथ ही उन्होंने ये बात भी की है कि उन्हें 100% यकीन है कि 15 जनवरी से पहले गवर्नमेंट चली जाएगी। हिलाली साहब, आखिर मरियम को इतना कॉन्फिडेंस क्यों है कि गवर्नमेंट को ये चलता कर देगी ऑपोजिशन? देखिए जी, आप पता नहीं एक खातून की जहन के बारे में मेरे से आप पूछ रहे हैं। मैं कोई साइकाइट्रिस्ट तो नहीं हूँ ना, मैं कोई साइकोलॉजिस्ट तो नहीं हूँ। मुझे पता ही नहीं है क्यों ऐसे बातें करती है। उन्हें नजर मैं तो इसको समझ ही नहीं सकता हूँ। अच्छा, ये क्या, आई मीन व्हाट इज शी, वो मैं समझ नहीं आ रही है। आप इसकी जहन पे इतने कंसंट्रेट क्यों कर रहे हैं? आपको पता होगा, पता नहीं आपको पता है कि नहीं,
कि क्या बहाना था कि नवाज शरीफ ने कराची के जलसे में नहीं एड्रेस किया? सुना है बहाना इनका कि भाई वो एक्चुअली वो ज़्यादातर तो बात कर दिए थे, दो तीन दिन पहले उन्होंने बात कर लिया था, तो कुछ नया चीज़ नहीं था कहने के लिए, सबको पता चल गया। तो ये तो साफ सुथरा झूठ है, तो सबने दरियाफ्त करने लग गया और श्योर इनफ पता चल गया। आसिफ जरदारी जो था वो नहीं चाहता था कि वो बोले, और आपको पता है कि क्यों आसिफ जरदारी नहीं चाहता था कि नवाज शरीफ आके फिर फौज को गालियां दे? इसलिए कि वो चाहता है कि उसका टर्म उसकी गवर्नमेंट को ठीक से चले। देखिए बात असल ये है कि इन लोगों पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, ये बात वाकई नहीं करना चाहते। कैसे ये बात करना चाहेंगे? खुद मुल्क छोड़ के जाना चाहती है, फिर आप कहते हैं इलेक्शंस के बारे में बात करेगी। उसका वालिद जो है वो आना नहीं चाहता है, फिर आप कह रहे हैं इलेक्शंस के बारे में बात करेंगे। किससे आप बात करेंगे भाई? खुदा के लिए पता तो करो कि वो रह सकता है इधर जेल के बाहर जिससे आप बात करना चाहते हैं। कितने लोग इनके सब लाइंड अप हैं नैब केसेस में? नहीं, मेरे ख्याल में लेट्स गेट ऑन। कल तो नवाज शरीफ तकरीर कर रहे हैं, कल इतनी, और जैसे इमरान याकूब कह रहे हैं, जी आप कर लीजिए बात मुकम्मल। जैसे इमरान कह रहा है कि सही कह रहा है कि वो चाहते हैं कि एक एटमॉस्फेयर शायद बिल्डअप, आप खुद कह रही थी, वो कह रहा है पता नहीं ये एटमॉस्फेयर शायद बिल्डअप हो, मगर देयर इज नो क्वेश्चन कि इनके साथ बातचीत इस वक्त हो। ठीक यास्मीना, मैं हिलाली साहब ने तो आपको मरियम के रवैये का जवाब नहीं दिया जो सवाल आपने किया, मैं आपको जवाब देता हूँ। क्या नजर आ रहा है उन्हें? ऐसी यकीन ना आनी। उन्हें नजर ये आ रहा है, आप देखें, वो सिर्फ एक इतना अपना अवाम को साबित करना ये चाहते हैं कि हम जो इतने अपने ख्यालात के साथ, अपने बयानिए के साथ, इतने मजबूती के साथ, इतने एतमाद के साथ जो बात कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं, उसकी बुनियादी वजह ये है कि वो अवाम के सामने साबित ही ये करना चाहते हैं कि जो धरना है ना दिसंबर में, ये बार बार जनवरी क्यों कहते हैं? इसलिए जनवरी कहते हैं कि दिसंबर में पीडीएम ने धरने का ऐलान किया हुआ। नहीं, जनवरी में लॉन्ग मार्च का किया हुआ है। हाँ जी, अब वो जब दिसंबर के एंड में या जनवरी में जब ये करेंगे धरना वहां पे या लॉन्ग मार्च जो भी करते हैं, तो उस वक्त तक ये अवाम को इस बात का यकीन दिलाना चाहते हैं कि जनाब इस धरने से हुकूमत इतनी परेशान हो जाएगी कि अपने आप छोड़ के भाग जाएगी साइकोलॉजिकली। हाँ जी, हालांकि मैं नहीं समझता कि जब 126 दिन के धरने से हुकूमत अगर खत्म नहीं ना हुई तो फिर इस धरने से भी हुकूमत नहीं जाएगी। लेकिन मुल्क में हालात और महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है और जो हुकूमती परफॉर्मेंस है और गुड गवर्नेंस जिस तरह से बैड गवर्नेंस में बदलती जा रही है, वो आप देखें ये सारी चीज़ें मज़ीद ख़राबी की तरफ जाएंगी और ये सारी चीज़ें ख़राब होंगी तो हुकूमत पे दबाव बढ़े ही बढ़ेगा। हुकूमत पे दबाव बढ़ेगा, लेकिन नवाज शरीफ साहब जो तकरीरें करके दबाव बढ़ा रहे हैं, कल फिर वो तकरीर करेंगे। अब चलें, जरदारी साहब ने अगर नहीं भी करने दी कराची के जलसे में, कल कोयटा के जलसे में मौलाना साहब और मियाँ साहब तो एक पेज पे हैं, तो कल फिर वैसी ही तकरीर होगी जैसी पहले हम देख चुके हैं। देखिए, कोयटा में हो सकता है तकरीर उससे भी तेज हो। अच्छा, हाँ जी, उसकी बुनियादी वजह है कि कोयटा में ये आम लोगों का यही ख्याल है, ख़ास तौर पे सियासी मुबस्सरीन का ये ख्याल है कि कोयटा में शायद क्राउड भी उस तरह का ज़्यादा होगा और कोयटा में हालात भी कुछ इस तरह के हैं। और फिर वहाँ पे आप ये देखें कि कुछ गैर मुल्की जो एजेंसीज हैं वो भी बड़ी एक्टिव हैं वहाँ पे, तो हो सकता है कि वहाँ वाली तकरीर, कोयटा वाली तकरीर जो है मज़ीद भी तेज़ हो। और जिस तरह से हुकूमत की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि वहाँ थ्रेट भी बहुत है और उन्होंने एडवाइस भी जारी की है, तो ये सारी चीज़ें आप ज़हन में रखें। इसीलिए वहाँ पे जलसा भी कल दोपहर में शुरू होगा, वहाँ पे वहाँ मगरिब से पहले इन्होंने जलसा ख़त्म भी करना है। तो वहाँ पे मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ अब अपने उसी बयानिए को ही लेके चलेंगे और उसमें कमी नहीं होगी फिलहाल। अलबत्ता ये जरूर है कि उसमें मजीद तेजी, लेकिन ये भी तो खबरें थी कि कोई उन्हें मैसेज भेजा गया है और उसके बाद वो इसीलिए उन्होंने कराची में खिताब नहीं किया। मैसेज तो फिर आपको पता है इस तरह की चीजों में कई चीजें होती हैं, पैगाम रसानी भी होती है और आपस में बैकडोर भी होता है। जी लाली साहब, जी लाली साहब, पहले चीज़ तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस वक्त क्वेटा में और उस इलाके में रेड अलर्ट है। दूसरी बात है, गवर्नमेंट का स्पोक्समैन ने आके ख़ुद कहा है कि ये मुनासिब नहीं है कि ऐसे जलसा हो, इसलिए क्यों 2 दिन पहले
बहुत सारे आर्म्स और एम्यूनेशंस पाए गए थे सुसाइड जैकेट समेत ज़ोब में। सही। एक दिन पहले कल 4 टेररिस्ट मारे गए हैं, उनमें से एक टीटीपी कमांडर था मश्तुंग में। बहुत सारे नहीं, दैट्स रॉन्ग, कुछ सुसाइड बॉम्बर्स जो हैं खुदकुश चमन से एंटर हुए हैं। अब मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि ऐसे मौके पे क्या आप समझते हैं कि ये फिर भी होना चाहिए? माने कि इस जलसे पे क्या होगा, क्या कहेंगे? इसलिए मैं समझता हूँ इस जलसे का अटेंडेंस भी कुछ ख़ास नहीं होगा। तो दूसरी वजह है कि कुछ ख़ास नहीं होगा इसलिए कि जैसे आपने कराची में देखा, कराची में तो 1% लोग कराची के तो थे ही नहीं। कराची के जलसे में इंटीरियर सिंध से लोग आए थे, और एक औरत जिसको इंटरव्यू कर रही थी वो तो कह रही थी कि ना मुझे ज़बान समझ आता है, ना मुझे पता है कि सब्जेक्ट क्या है, ना मुझे पता है मैं हूँ किधर। तो इस किस्म के लोग को क्या किधर से आएंगे? एक ने अच्छा, भी कहा था मैं बिलावल आप वो की बस्ती मदरसे पे को जाएंगे, 30-40 मदरे हैं। हाँ, 30-40 मदरसे हैं इर्द गिर्द क्वेटा के, उधर से लोग ज़रूर आएंगे। अगर वो समझते हैं वो कम है तो फिर 20 मदरसे और हैं, मौलाना हैदरी के मस्तूंग तक वो इलाका, कलात तक इलाका जाता है, रास्ते में भी उधर से भी आने चाहते हैं। मगर फिर भी मैं आपको बताता हूँ, देखिए सोच ले, मैं भी आई एम रॉन्ग, मगर मेरे इन्फॉर्मेशन जो है बुरा नहीं होता है। वो ये है कि एक स्टेडियम जिधर ये जा रहे हैं उसका कैपेसिटी कितना है? उसका कैपेसिटी अगर आप दीवार पे भी बैठे हैं 27,000 लोगों का है। अच्छा, तो चलिए 11 पॉलिटिकल पार्टीज एक 27,000 का स्टेडियम को शायद भर सकते हैं, मगर वो कहेंगे कि इससे बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन कभी हुआ ही नहीं है। देखिए मैं आपको सिर्फ ये बात कहना चाहता हूँ, हमारे पॉलिटिकल प्रोसेस जो है ये, इसमें अब कुछ लॉजिक नहीं है। अच्छा। ये रेड अलर्ट्स का कोई परवाह नहीं करते, ये फिगर्स और जो लोग आ रहे हैं कौन आ रहे हैं उनको उसका भी परवाह नहीं है। बस एक बदन होने चाहिए जो पैक्ट होते हैं, एक अच्छा देखिए, कोई मैंने अभी किसी से पूछा है, वो कह रहा है 20 ऐसे होर्डिंग्स हैं क्वेटा में बहुत बड़े, जो कम से कम 4-5 लाख एक होर्डिंग का होता होगा। वो 1 करोड़ तो उधर चले गया। पैसे ये सब लोग जो आ रहे हैं, सब लोग जो आ रहे हैं, ये बलूचिस्तान में चीफ मिनिस्टर्स और मिनिस्टर्स रह चुके हैं, इन्होंने हुकूमत किया बलूचिस्तान में, प्रोग्रेस तो उधर कुछ नहीं आया। मगर होर्डिंग्स पे ये एक होर्डिंग पे 4-4 लाख खर्च हैं, ये सवाल हमेशा ही हर जलसों में उठते भी हैं। और इसके साथ दैट्स ट्रू, आप सही कह रहे हैं हिलाल साहब, लेकिन अगेन वही बात है, दहशतगर्दी के खतरे उस वक्त भी बताए जाते थे जब इमरान खान साहब भी जलसे जुलूस करते थे, और वो फिर भी करते थे। ये हमेशा होता है, ये हमेशा होते हैं, लेकिन सीरियस लेने की जरूरत है। वैसे मेरी बात सुने, सीरियसली तो लेना चाहिए, एहतियात का दामन बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन आप एक बात को समझे, जो हिलाली साहब बात कर रहे थे ना गैदरिंग के हवाले से, इससे मैं मुत्तफिक नहीं हूँ। उसकी बुनियादी वजह ये है हिलाली साहब कि आप ये देखें कि वहाँ पे मौलाना की एक अच्छी खासी फॉलोइंग है, फिर उसके बाद महमूद अचकजी साहब हैं, फिर दूसरे साहबान हैं। अच्छा, जब फिर जलसा होता है ना अपोजिशन का इस वक्त, फिर लोग ये भूल जाते हैं कि 11 जमातें थी या 1100 जमातें थी। शो देखना होता है कि शो उनका कैसा हुआ है। अपोजिशन का शो है, अगर कामयाब हो गया तो फिर ये नहीं को कहता कि 11 जमातें थी। और मैं समझता हूँ कि कल वो एक अच्छा खासा शो करने में कामयाब हो जाएंगे। मेरी जाती राय में उनकी पब्लिक अच्छी खासी होगी वहाँ। लेकिन इसमें देखना ये है कि जो कोयटा के और बलूचिस्तान के सेंटिमेंट्स हैं वो भी सारे लोग वहाँ पे उस तरह से भी आएंगे। देखना ये है कि उसको अब ये किस तरह एड्रेस कैसे करते हैं, एड्रेस क्या होंगे। लेकिन एड्रेस करने के साथ साथ ये भी देखना होगा कि ये जमातें, क्योंकि जो हुकूमत का मौक़िफ़ है वो भी हम साथ साथ शामिल करें। अली जैदी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, वफाकी वज़ीर, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या बात करते हैं वो अपोजिशन के जलसे के हवाले से। शुक्रिया अली जैदी साहब, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि कल कोयटा में जलसा करने जा रही है PDM, और उनका ये कहना है कि जी आप लोग अंडर प्रेशर हैं 2 जलसों से ही, और उनका ये भी कहना है कि जो आपकी हुकूमत है वो 15 जनवरी से पहले उन्हें 100% यकीन है कि चली जाएगी। क्या आप इस पे कमेंट करेंगे? वो
ये किसने कहा है आपको? ये जो सारी बातें ख्वाब दिखा रहा है उनको ऑपोजिशन को, ये किसने दिखाया? ये पीडीएम की बात कर रही हैं आप? जी जी, पीडीएम सी भी आगे लगा दे ना उसके। अच्छा, सी कहलाता है सर्कस के लिए। ये सर्कस जरूर लगा ले अपना, इनको मुबारक हो, ये इनका जमहूरी हक है, जहां मर्जी जलसे करें, जुलूस जो मर्जी करें, इज ए पॉलिटिकल राइट। मैं इस पर कुछ कमेंट नहीं कर रहा हूँ। कोयटा में करना चाहते हैं बिल्कुल करें, वो उनको कराची में भी किया, बिल्कुल किया, और उससे पहले गुजरावाला में किया, करें। मतलब ये एनआरओ उनको नहीं मिलने वाला, करप्शन के केसेस उनसे विड्रॉ नहीं होंगे। जिसने इस मुल्क को लूटा है अल्टीमेटली उसको कैफेर किरदार तक कानून के सामने खड़ा होना पड़ेगा। अली ज़ैदी साहब, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने मुज़ाकरात की भी उन्हें ऑप्शन दी है कि एनआरओ के अलावा या केसेस के अलावा जो भी बात करना चाहें वो कर सकते हैं। तो वो कह रहे हैं कि जी हम तो आपको कुछ समझता ही नहीं है, आप किस बात का, आप तो आपको एनआरओ हमने नहीं देना। बस फिर वो इसी खुशफहमी में रहे। और वो गालिब का है, शेर किसका है कि वो हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। ये जो जनवरी 15 की उन्होंने बात की है ना, ये इंशाल्लाह अगले साल भी जलसे करते रहेंगे। ये ना काम करेंगे ना करने देंगे। इनकी डिलीवरी आप देख ले, इनकी बड़ी जमात एक है माशाल्लाह, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। आप चले जाए जी गोटकी से लेके कराची तक, आप या रूरल देख लें, अर्बन देख लें, दही देख लें, तबाही है पूरे सिंध के अंदर, तबाही ऊपर से नीचे तक तबाही। उसके बाद आ जाए जी ये नानी को, ये मरियम नानी का क्या मैं बोलूं, ये डायरेक्ट बेनिफिशियरी है वो कंपनीज की जो अपार्टमेंट्स ओन करते हैं। वो बचा रही है अपने अब्बू की करप्शन, वो बिलावल बचा रहा है अपने अब्बा की करप्शन। अच्छा, नानी है जो मियाँ का नाम साथ नहीं लगाती, और बच्चा है जो बाप का नाम साथ नहीं लगाता, और एक मौलाना घूम रहा है जिसका पता नहीं चलता कि कब मौलाना आ रहा है मौलाना जा रहा है, कोई इसकी समझ नहीं है। दिस इज अ सर्कस, लेट देम हैव फन, लेट देम। मुझे तो बड़ा मजा आता है, कॉमेडी प्रोग्राम लगता है मुझे। अच्छा अली ज़ैदी साहब, इमरान याकूब बात कर रहा हूँ। आपसे जानना ये चाहूँगा कि क्योंकि वहाँ पे सिक्योरिटी थ्रेट्स भी हैं बड़े कोयटा में, तो क्या वफाकी हुकूमत जो है, क्योंकि इत्तेहादी भी है सूबाई हुकूमत की बलोचिस्तान की, तो इस पे कोई उनके साथ राब्ते में है कि इस तरह की सूरत हाल से कैसे निपटना है, या सिक्योरिटी के क्या इंतजाम हैं? देखिए, सिक्योरिटी एजेंसीज का काम होता है कि पहले से उन्होंने फोरवार्न कर दिया है ना आपको कि यहाँ पे एक थ्रेट इशू है। आई एम श्योर कि वो पूरा अपना सारे जो भी उनका पैरेटस है सारा लगाएंगे टू इंश्योर कि सब कुछ खैर खैरियत से इंशाल्लाह सुकून से हो जाए। वफाक, अच्छा, बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी 18वीं तरमीम के बाद इन सब चीजों की सूबे की है। अगर सूबे ने वफाक, क्योंकि मैं इंटीरियर मिनिस्टर तो नहीं हूँ, लेकिन अगर सूबे ने वफाक से जो भी मदद मांगी होगी या अगर मांगेगी 100% उनको प्रोवाइड की जाएगी। हम चाहते हैं कि ये जलसा करें आराम से, अपना जो मर्जी हमें गालियां दें, जो मर्जी करें, लेकिन हम इनका पूरा ख्याल करेंगे। इनकी अच्छा, तो अलग रही। लेकिन अली ज़ैदी साहब, एक और बात जानना चाहूँगा। जिस तरह वो 15 जनवरी की डेट दे रहे हैं, उसी तरह हुकूमत के कुछ लोगों की तरफ से, वुज़रा की तरफ से 15 जनवरी की डेट दी जा रही है कि 15 जनवरी तक मियाँ नवाज शरीफ को वापस पाकिस्तान ले आएंगे। तो आप क्या समझते हैं, वाकई 15 जनवरी तक वो वापस ले आएंगे? कोशिश तो पूरी है जी इंशाल्लाह। अच्छा ज़ैदी साहब, ये ठीक हो गए जी, प्लेटलेट्स ठीक हो गए तो वापस आ जाए। अच्छा, ये कह दीजिएगा कि चलिए इनको आप जो भी कह लें, करप्ट कह लें या सर्कस कह रहे हैं, जो कह लें, लेकिन अवाम तो बहरहाल तंग है और लोग इनके लिए निकले ना निकले, महंगाई के खिलाफ निकलने के लिए अब ऐसा लगता है कि तैयार नजर आ रहे हैं, जो हम लोग देख रहे हैं सड़कों पर लोगों से बातचीत करके। इसका क्या हल निकालना है, ये सोचा आप लोगों ने? महंगाई एड्रेस होना शुरू हो गई है। कल 12 रुपए आटे की कीमत कराची में रिटेल पे कम हो गई। 12.5 लाख टन वीट के ऊपर सिंध हुकूमत बैठी रही। बारिश की वजह से, फ्लड्स की वजह से वीट थोड़ी सी कम थी। पंजाब की गवर्नमेंट पे प्रेशर आ गया क्योंकि पंजाब से केपीके भी वीट जाती है। सिंध ने वीट अपनी बंद कर दी, लेके बैठे रहे। इन्होंने क्रिएट किया ऐसी सिचुएशन कि वीट की कीमतें ऊपर चली जाए। अब जब वीट, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस टॉक की, मैंने कहा मुझे पता कहाँ 12.5 लाख टन कहाँ पड़ी है, क्यों नहीं रिलीज कर रहे। जब प्रेशर डाला तो उन्होंने, इनकी कैबिनेट ने फैसला किया, इन्होंने 7,000 टन डेली वीट रिलीज करना शुरू की है। फ्लावर मिल्स को आटा बाजार में आना शुरू हो गया है।
परसों जो था वो 7 रुपए कम हुआ था, कल जो था माशा 12 रुपए कम हो गया था। अब आ जाए चीनी के ऊपर, जो बेसिक आइटम्स है ना, जो स्टेपल फूड है आपका, चीनी के ऊपर 2.5 लाख टन महीने से लेके 7.5 लाख टन एक महीने में ऑफटेक हो गई शुगर मिल से। अब इसमें तीन वजूहत हो सकती है। नंबर 1 कि जो शुगर मिल एसोसिएशन ने जो फिगर दिया था वो गलत था, कभी इतना स्टॉक उनके पास था ही नहीं। नंबर 2, अगर स्टॉक था ये सारा उठा के उन्होंने, हमें ये तो पता है, वी नो फॉर अ फैक्ट कि बहुत सारा शुगर पंजाब से उठा के सिंध भेज दिया गया, क्योंकि सिंध में इनकी हुकूमत है, पीडीएम के एक जमात की, उन्होंने एक आर्टिफिशियल शुगर क्राइसिस क्रिएट की। या नंबर 3, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। फिगर्स भी गलत थे, लेकिन वही बात है जैदी साहब, रीजन जो मर्जी हो, जाहिर है उसको टैकल तो करना है ना, और आवाम तो तकलीफ में है। भले मैंने आपको रीजन बता दिया। अब इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है कि शुगर भी हमने मार्केट से इंपोर्ट कर ली है, शुगर के जहाज आ रहे हैं, मेरे ख्याल में 1,80,000 टन शुगर इंपोर्ट हो रही है, और हम इनको ये मोनोपोली नहीं बनाने देंगे, विल कट दिस मोनोपोली। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अली जैदी साहब, थैंक यू सो मच आपने दिया में। नाज़रीन, इसी पॉइंट पर एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो मजीद भी बात करते हैं कि इस तहरीक में से क्या निकलेगा। जितनी हुकूमत रिलैक्स बज़ाहिर शो कर रही है खुद को, क्या इतनी ही रिलैक्स है या कोई प्रेशर है? एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जहां हुकूमत अपने आप को रिलैक्स शो करी है, उसकी एक वजह वो ये भी बताती है कि ये जवाब सारी जो जमातें हैं पीडीएम की, तो आपस में ही मुत्तहिद नहीं है और इन्होंने आखिर में बिखरना ही बिखरना है। हिलाली साहब, आपको लग रहा है कि कोई इनके दरमियान, चूँकि डिफरेंसेस तो बहरहाल आइडियोलॉजिकली तो है ही हैं, लेकिन इनके जो इस तहरीक में भी ऑब्जेक्टिव हैं उसमें भी डिफरेंस हैं, जिसकी वजह से ये अलग हो जाएंगे? अब बिलावल कल खुद नहीं आ रहे, सिर्फ वीडियो लिंक से खिताब करेंगे। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और लोग जो हैं वो 2-4 सवाल पूछ रहे हैं समीना, जो मेरे ख्याल में काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एक सवाल तो ये है कि ANP के 4 MPAs हैं बलूचिस्तान असेंबली में, प्रोविंशियल असेंबली में। 3 में से वो 3 जो हैं वो मिनिस्टर्स हैं। अच्छा, वो मिनिस्टर्स अभी तक हैं, उन्होंने रिज़ाइन नहीं किया, मगर वो दिन रात गालियां दे रहे हैं गवर्नमेंट को, फेडरल गवर्नमेंट को, और रिगिंग और ये वो कह रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात, अचकज़ाई तो एक JUI कैंडिडेट ने अचकज़ाई को हराया। अच्छा, वो एक तो सूरी था, मगर उसके जो एक्चुअल कंस्टिट्यूंसी किला अब्दुल्ला में वो एक JUI का बंदा था। अब JUI और वो इत्तेहाद में, क्या JUI ने रिग करके उसको निकाला? वो क्यों आया हुआ है कि रिगिंग पे? तीसरी बात यह है कि मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो प्रेसिडेंट के लिए लड़े थे, जैसे हम सबको पता है जी, और उस असेंबली से लड़े थे जो उन्होंने बकौल उनके वो हराम असेंबली है। अब वो हराम असेंबली में वो हार गए इत्तेफाकन, मगर अगर वो जीत जाते तो फिर क्या हलाल हो जाता? देखिए, कहने की बात यह है कि इन लोगों पे कोई क्रेडिबिलिटी रहा नहीं, ये सब अपॉर्चुनिस्ट हैं, ये कोई प्रिंसिपल्ड पॉलिटिक्स हो ही नहीं रहा है। तो इसलिए मैं समझता हूँ लोग इतने आसानी से दे आर नॉट गोइंग टू बी मिसलेड। बिल्कुल ठीक है। इमरान साहब, बिलावल सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान की इलेक्शन कैंपेन में बिजी हैं, इसलिए कल नहीं आ रहे, या वजह कुछ और भी है कि वो थोड़ा सा अपने आप को फासले पे कर रहे हैं? देखिए, जब हम गिलगित बल्तिस्तान की बात करेंगे तो उसमें बड़ी तफसील से वो बात करेंगे, लेकिन बज़ाहिर ऐसा ही है कि वो उस इलेक्शन, क्योंकि उन्हें वहाँ अपनी कुछ सीटों पे, काफ़ी सीटों पे जीत नज़र आ रही है, इसलिए उनकी तवज्जो, उन्हें भी पता है कि अभी यहाँ तो इलेक्शन है नहीं, इसलिए अगर नवाज शरीफ वीडियो लिंक पे कर सकते हैं तो मैं भी वीडियो लिंक पे खिताब कर दूँ। मुझे को बुनियादी तौर पे अभी इख्तलाफ वाली वजह नज़र नहीं आती। अच्छा। और PDM में अभी आप अर्ज कर दूँ कि इस वक्त PDM की जो ख़ास तौर पर बड़ी जमातें हैं, ये आपस में इख्तलाफ अफोर्ड भी नहीं करती। आप ये देखें कि हर जगह पे इन्होंने इलेक्शन तो एक दूसरे के खिलाफ ही लड़ने हैं। अब ये तो नहीं हो सकता कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जो है एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन ना लड़े या सीट एडजस्टमेंट कर दें, इस तरह से नहीं होगा। इन्होंने अगले भी इलेक्शन एक दूसरे के खिलाफ फिर एक दूसरे को बुरा लगेंगे। लेकिन इशू ये है कि अब वो इस तरह से करना चाह रहे हैं कि अब हदफ क्योंकि एक है,
हुकूमत को हटाना मकसद है, हुकूमत को परेशान करना मकसद है, हुकूमत को दबाव में लाना मकसद है। इसलिए वो इस मकसद के लिए एक है। जहाँ तक जो इलाली साहब बात कर रहे थे क्रेडिबिलिटी की और इन चीज़ों की, बड़ी माजरत के साथ मुझे आप बता दें, क्या हुकूमत में बैठे जो हमारे वुज़रा हैं, वफाकी वुज़रा या सूबाई वुज़रा या मेंबरान, वो सारे इतने क्रेडिबल हैं। ये जितनी बातें, जितनी खूबियाँ अभी हिलाली साहब मुझे अपोजिशन के लोगों की गिनवा रहे थे, माशाल्लाह उनमें भी बदर्जा उत्तम पाई जाती हैं। उनमें से भी कौन से नहीं, मैं यही बता रहा हूँ ना कि मजबूरी तौर पे मैं उनकी मैं तारीफ या तनकीद की बात नहीं कर रहा। प्रॉब्लम यह है कि हमारा पॉलिटिक्स का जो सियासत का यहाँ पे जो चाल चलन है, जो प्रोसेस है, वो इतना बुरा हो चुका है कि एक आम आदमी, एक मिडिल क्लास आदमी, सियासत हो ही नहीं रही है, सिर्फ वसूली सियासत हो रही है। जो एक मिडिल क्लास आदमी है वो इसमें हिस्सा ले ही नहीं सकता। ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन। एक हम चाहते यही है कि उसूल की सियासत हो, लेकिन नजर यही आ रहा है कि वसूल की सियासत ही हो रही होती है हर जगह। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, मजीद कुछ बात करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले डिफरेंसेस की बात हो रही थी कि जो पीडीएम की जमातों में हैं या हो सकते हैं आने वाले दिनों में। इमरान साहब, आज शेख रशीद अहमद साहब ने भी एक पेशगोई कर दी है मजीद, जरा सुन लेते हैं। पीपल्स पार्टी एक बेहतर सोच पे खेल रही है। नून लीग फ्रंट फुट पर आ गई है। पीपल्स पार्टी वक्त आने पर पीडीएमए के वो फैसले कबूल नहीं करेगी जिससे जमहूरियत को खतरा होगा। वो फैसले कौन से होंगे इमरान? बात ये है कि इनका इशारा शेख रशीद साहब का इस्तीफों की तरफ। अच्छा, हाँ जी, वो समझते हैं कि पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं देगी। और वैसे भी शेख रशीद साहब की पेशन गोइयाँ आप देखें तो वो हमेशा इस तरह की बात करते हैं जिससे कंट्रोवर्सी मजीद फैले, मजीद बढ़े। इसलिए शेख रशीद साहब की पेशन गोइयों जो है वो अब मेरे नजदीक, लेकिन सिर्फ उनकी पेश गोई तो नहीं, तो आप लोग खुद भी कहते रहे। लेकिन मैं जाती तौर पे ये समझता हूँ कि मैं फिर वही कहूँगा कि हर सियासी जमात ने अपना फायदा देखना है। अगर पीपल्स पार्टी को ये नजर आएगा कि उनका फायदा ज्यादा इस बात में है वो पीडीएम की हर बात ना मानी जाए तो नहीं मानेंगे। आपको याद होगा कि बीबी की शहादत के वक्त जब तमाम पार्टियों ने फैसला किया था कि हम इलेक्शन का बाइकआउट करेंगे, लेकिन उसके बाद मुस्लिम लीग नून ने फैसला अपना तब्दील कर लिया और उन्होंने कहा कि नहीं, हम इलेक्शन में जाएंगे। तो ये सारी चीजें, सियासत में कोई भी चीज हरफे आखिर इस तरह नहीं होती। हर पार्टी ने अपने मफाद के मुताबिक फैसला करना। हिलाल साहब, आपके ख्याल से वो कौन सा पॉइंट हो सकता है जिसपे पीपल्स पार्टी इनके साथ ना चले? जी देखिए, मैं थोड़ा सा आपको तारीख बता दूं। मैं उस मीटिंग पे था जिधर जब नवाज़ शरीफ ने बीबी को कहा था कि मैं नहीं लड़ना चाहता हूं और मैं समझता हूं कि हम लोगों को इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए। तो बीबी ने उसको ठीक ठाक एक लेक्चर दिया जिसके बाद वो फिर राज़ी हो गया। उसको खुद तो सोच नहीं सकता है ऐसी चीज़ें। ज़्यादातर मैं आपको बता रहा हूँ, बीबी ने उसे कहा कि गलती मत, तुम बड़े गलत काम कर रहे हो, तुम्हारे पार्टी लोग तुम्हें भूलेंगे नहीं, हमने ऐसी एक दफ़े गलती की थी, और ठीक ठाक उसको लेक्चर दिया था। और भी लोग बटे हुए थे, बल्कि बाकी ऑल ऑपोजिशन पार्टीज़ मुशर्रफ के उधर थे और सब ने अप्रिशिएट किया और वो ख़ुद फिर अपना डिसीजन को चेंज किया। ये नहीं है कि वो खुद किया। मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ बलूचिस्तान के बारे में, अफसोस से कहना पड़ता है, जितने लोग बलूचिस्तान के इस वक्त अपोजिशन में हैं, गवर्नमेंट तो एक ही 2 साल हुआ है ना, इससे पहले वो थी नहीं पार्टी, अचकज़ाई, PMLN, मौलाना साहब, ये सब एट सम टाइम और दी अदर इन्होंने पावर था इनके पास बलूचिस्तान में, मगर ये लोगों के लिए कुछ नहीं किया। मेंगल साहब जो हैं, उसके बाप अताउल्ला अख्तर मेंगल और उसका बाप अताउल्ला मेंगल दोनों थे पावर में, और आप यकीन कर सकते हैं कि अभी चीख रहे हैं कि स्कूल और यूनिवर्सिटी, भाई जब तुम थे तो क्यों नहीं बनाए। अचकज़ाई साहब 5 साल के लिए थे, फेंसिंग कॉन्ट्रैक्ट भी उनको मिला है, वो जो फेंस बन रहा है बॉर्डर पे, और उनके भाई साहब जो थे 5 साल तक गवर्नर रहे। ठीक, तो इस वजह से लोग शायद ख्याल है कि वो नहीं ट्रस्ट कर रहे इस सारे पीडीएम की जमातों को। बहरहाल जनाब, हर एक का अपना अपना मौक़िफ़ है, देखते आने वाले दिनों में क्या होगा, हमारी नज़र है। आपसे फिर मुलाकात करेंगे, इजाज़त दीजिए, अल्लाह।